गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशि शंकर आपको अपने यूट्यूब चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करते हैं। बच्चों, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आई हुई है ना। लॉकडाउन के कारण ये अभी नहीं हो पा रहा है और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मुझे उम्मीद है कि जब वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आज न कल ये एग्ज़ाम होगा ही होगा। बच्चों, बहुत सारे बच्चे निराश हैं कि तैयारी करें या नहीं करें। बहुत जगह मीडिया में भी ये खबर आ रही है कि 50% सीट जो है कम कर दिया जाएगा। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे एक सीट के लिए ही फाइट कर रहे हैं, चाहे कितना भी सीट हो। फिर भी यदि 50% भी कर देता है तो एक अच्छा अमाउंट में इसका वैकेंसी आता है। और आप जानते हैं कि रेलवे कंटिन्यू हर साल वैकेंसी नहीं देता है, बल्कि 2 या 3 साल पे एक बार में आता है। बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप इसमें बैठ रहे हैं और ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एक दिन में रिज़ल्ट किसी का नहीं होता है। इसके लिए आपको बरसों का मेहनत लगता है। तो बिल्कुल निराश ना हो। यदि एक सीट भी आए तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने जीवन का कि जब मैं भर रहा था उस समय रेलवे का वैकेंसी बहुत कम आता था, नहीं के बराबर ही आता। 2015 में एक एनटीपीसी मैंने दिया था जिसमें मेंस तक मैं गया था। उस समय की बात बताते हैं बच्चों कि केरला ईएसआईसी का मैंने फॉर्म भरा था, वो भी यूडीसी के लिए, मात्र 200 सीट के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि दूर दूर तक जाते हैं। आप लोग भी, हम लोग भी, सब जब बेरोज़गार होते हैं तो अंडमान निकोबार भी बहुत कम दूरी लगता है, क्योंकि किसी भी कीमत पे हमको जॉब चाहिए होता है। तो बच्चों, मैंने पिछले साल का कटअप देखा था ईएसआई यूडीसी का। उसमें देखा था कि बहुत कम कटअप गया हुआ था, तो मुझे उम्मीद था कि इस बार तो वहाँ पे मेरा फाइनल हो ही जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य मानिए 200 सीट था और मेरा रैंक लगभग 800 के आसपास आया, है ना। तो इस तरह से कठिन एक प्रतिस्पर्धा हुआ करता था उस टाइम। लेकिन आज रेलवे में भी वर्तमान में आप देख रहे हैं ह्यूज मात्रा में आपके पास वैकेंसी है। तो इस बार आप बिल्कुल ना चूकें। उसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, उसको मैं अपने बोर्ड पे लाऊंगा इसको, है ना, ताकि आप किसी भी कीमत पे इस बार मौका आप ना चूकें। क्योंकि यदि आप चूकते हैं तो 3-4 साल तो आप मान करके बैठिए कि वैकेंसी नहीं आने वाली। तो आप लोग से ये अपील है कि बिल्कुल अभी ना घबराएं, बल्कि पूरा मेहनत करें, है ना। क्योंकि सबसे आसान अभी जो देखा जाए तो रेलवे ही है। एक तो ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है, उसके बाद 3 चीज़ आपको पढ़ना है। एक तो मैथ पढ़ना है, एक रीजनिंग पढ़ना है, और एक जीके जीएस और करंट अफेयर अभी ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है। पूछा तो जा रहा है, मैथ रीजनिंग भी ज़्यादा मात्रा में, है ना। लगभग 40 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से रहता है, 30 के आसपास मैथ में रहता है और 30 आपको रीजनिंग में रहता है। तो 60% तो मैथ रीजनिंग कवर होता है। और मैथ रीजनिंग भी बच्चों उतना हार्ड नहीं होता है रेलवे में, क्योंकि मैंने बैंक का भी एग्ज़ाम दिया है, एसएससी का भी एग्ज़ाम दिया है, रेलवे का भी दिया है। तो बहुत कम सिलेबस है रेलवे के अंदर, ये मान करके चलिए। इससे कठिन आपको एसएससी और बैंकिंग है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ना। और इस बार आप बिल्कुल ले लें। तो मैं अपना जो मेरा अनुभव है तो मैथ में आपको बताऊंगा और इस पर प्रयास कर रहा हूं। देखिए, एक आदमी हर चीज़ तो कवर कर नहीं सकता है, लेकिन जीके जीएस का भी यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जैसे जैसे हम टेक्निकल में मजबूत होंगे और भी आपको सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी। पूरा मेरा अनुभव है, चूँकि मैं बैंकिंग का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, तो उसमें जो अप्रॉक्सीमेशन वगैरह है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह है, तो वो सब भी क्वेश्चन को मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे रेलवे में, ताकि आपको किसी भी कीमत पे, चाहे साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आपको राइट आंसर क्लिक कर करके आगे बढ़ना है। और इस बार फाइनली लेना ही है। बच्चों देखिए, हर साल प्रतिस्पर्धा बढ़ते जा रही है। बच्चों, यदि अभी चूक गए ना तो भविष्य में आप बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब तक बहुत सारे, हर साल ग्रेजुएट बहुत सारे लड़के निकलते हैं और जब वो आएंगे मार्केट में तो आपको पीछे छोड़ देंगे। दूसरा मेरा प्रयास क्या है कि जब कंपटीशन से ही हमारा सिलेक्शन होना है, सारा चीज़ तो कंपटीशन पे निर्भर है। तभी तो देखते हैं पीएचडी कर करके, एमएससी कर करके बच्चे जो है एक चपरासी की वैकेंसी को भर रहे हैं। तो जब इतना कठिन प्रतिस्पर्धा है तो बचपन से ही क्यों ना इसके प्रति हमको प्रयास करते रहना चाहिए। और इसी चीज़ को मैं ला करके रख दूंगा यहाँ पर मैथ में, खास करके मैथ में मेरा प्रयास है, ताकि आपके छोटे बच्चे भी जो है ना, अब आपके भाई बहन हो
तो वो लोग अभी से ही कंपटीशन का तैयारी शुरू से ही करें और थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो मेरा मानना है कि 50 से 60% रीजनिंग तो जो आपको बैंकिंग रेलवे में पूछा जा रहा है वो 8, 9, 10 का बच्चा आपको सोल्व कर सकता है। और इसी प्रयास के लिए मैं YouTube पे आया हूँ, ताकि जब कंपटीशन पे ही हमारा भविष्य निर्भर कर रहा है तो क्यों नहीं बच्चों से ही इसका आदत डलवाया जाए। आज हमारी शिक्षा पद्धति ऐसा है कि बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं, पूरा एनालिसिस करके लिख रहे हैं, लेकिन कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों ना उसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही बच्चों को किया जाए। इसके लिए मैंने देखा होगा आपने वीडियो में कि 9, 10 का ये सब बच्चे का ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करवा रहे हैं, क्योंकि IIT फाउंडेशन में वही सब क्वेश्चन रहता है। और ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है बच्चों कि जो मैट्रिक में और 9th में जो बेसिक है ना वही आपको SSC रेलवे में दे रहा है। तो यदि आप यहाँ पे चूक जाते हैं, 3-4 साल आप चूक जाएंगे ना, तो मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ कि आपका जो यंगर ब्रदर है वो आपको पछाड़ देगा, है ना। और कंपटीशन लगातार बढ़ता ही जाएगा। दूसरी देखिए समस्या क्या है, आज अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं कि वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद तैयारी करेंगे। बच्चों बहुत बड़ी गड़बड़ी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में स्कोर धीरे धीरे बढ़ता है। हम लोग भी संघर्ष किए हैं, एकाएक नहीं बढ़ गया कि हम एक बार में सिलेक्शन ले लिए। लगभग 14-15 PT हमने निकाला है, फिर भी तब जा कर के मेरा सिलेक्शन हो पाया है। तो ये आप गलत फहमी में मत रहें कि 1-2 दिन में या 1 महीने के प्रयास में आप सफल हो जाएंगे। और इसमें ये भी जान लीजिए, इस फील्ड में वही बच्चे सफल हो रहे हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है, BTech किया हुआ बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं है, वो छोड़ छाड़ करके प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करने चला जाता है। और आज देखिए लॉकडाउन में क्या सिचुएशन है प्राइवेट कंपनियों का, अच्छे पद पे जो बने हुए थे आज घर बैठ गए हैं। बच्चों बिल्कुल इस बार कमर कस लीजिए, इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल होने वाली है। यदि अभी चूक जाएंगे, 2-3 साल चूक जाएंगे, आपके ऊपर इतने बड़ी जिम्मेवारी आ जाएगी, घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, शादी विवाह हो जाएगा तो बीवी बाल बच्चा को भी देखना है। तो इस बार आप बिल्कुल मत चूकिए, बहाने मत बनाइए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे बीच में जो कि संघर्ष कर करके बहुत ही विषम परिस्थिति में बढ़ करके और आपको अपने मंजिल को पाया है। उसी क्रम में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कौन कौन लोग ऐसे हुए हैं जो कि बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को साबित किया है। चलिए आइए देखते हैं। बच्चों ये है हमारे प्रांजल पाटिल जी, आपने नाम सुना होगा। ये हमारे देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS बनी है। बच्चों ये 6 साल में अंधी हो गई थी, उन्हें दिखता नहीं था। आप सोचिए, ज़रा कल्पना करके देखिए, यदि हम और आप अंधे हो जाते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई के प्रति आपको नफ़रत या खुद से ही नफ़रत होने लगेगा। हमेशा आप अपने आप को कोसेंगे, लेकिन ये जो है कभी अपने आप को नहीं कोसी, बल्कि इन्होंने प्रथम प्रयास में ही 773वां रैंक ला करके ये साबित कर दिया कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। दूसरे इनकी खासियत ये है कि बिना ये कोचिंग किए, कहीं से भी कोचिंग नहीं किया, जितनी सुविधाएं इनके पास थे खुद से अपने आप की क्षमताओं को जांच करके खुद से उन्होंने खोज करके बिना कोचिंग के ये IAS बनी है महिला, है ना। दूसरा, एक बहुत ही गरीब परिवार में पली बढ़ी, ये है ओपरा विनफ्रे। ओपरा की माँ जो है दूसरे के घरों में काम करती थी, होममेड का काम करती थी, जिसके कारण ये पूरा टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पाती थी। और इन्हें बचपन में ही बहुत सारी शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। इनके परिवार वाले ने ही इनके साथ शारीरिक यातनाएं की। बस इनके अंदर डर, नफरत और तकलीफ भरी ज़िंदगी इन्होंने झेला और अपने घर परिवार से तंग आकर के 13 वर्ष की उम्र में ये कुछ पैसे चुरा करके भाग गई। फिर किसी तरह से इसकी माँ इसे खोज करके लाई, है ना। और इनके बचपन ऐसा बीता कि इनके पास कपड़े नहीं हुए करते थे। ये आलू के बोरे के कपड़े पहन करके जीवन अपना यापन करते थे, जिनसे इनके हम उम्र के बच्चे भी इन्हें देख करके हंसा करते थे। लेकिन आज ये उत्तरी अमेरिका की पहली श्वेत अरबपति महिला हैं।
और ये बहुत ही अमीर आज के समय में है। इनके कुछ कोट्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, मुझे अच्छा लगा, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इनका ये कोट्स है कि ये मायने नहीं रखता कि आप दुनिया में कैसे आए, ये मायने नहीं रखता कि आप दुनिया में कैसे आए, ये मायने रखता है कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और यदि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। दूसरा इनका कोट्स है, अब तक की सबसे बड़ी खोज है कि इंसान सिर्फ अपना नज़रिया बदल के अपना भविष्य बदल सकता है ना। सारा खेल नज़रिया का है। एक असफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटा होता है, एक सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटा होता है। एक असफल व्यक्ति ये 24 घंटे को बर्बाद करने में यूज़ करता है, दूसरे की अवहेलना करने में यूज़ करता है, लेकिन जो सफल व्यक्ति होता है इस 24 घंटे में ही अपने आप को साबित करता है। देखिए, हमारा जीवन जो है सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, बल्कि बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे बच्चे हैं जिसे आप देख सकते हैं, बहुत सारे गरीब ऐसे बच्चे हैं जो रोड पे भीख मांगते हुए मिल जाएंगे आपको, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज हम युवाओं के ऊपर ही जिम्मेवारी है कि अपने देश को एक स्वस्थ भारत बनाए, है ना। आंतरिक समस्या से देख रहे हैं आज हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना से, लेकिन दूसरी समस्या क्या है, ये हमारी जो कमजोरी है, आंतरिक समस्या से तो हम लड़ ही रहे हैं, इसका फ़ायदा चीन और पाकिस्तान उठाना चाहता है। बच्चों, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम युवा ही इस देश को आगे ले करके जाने वाले हैं। और यदि ये युवा यदि कमज़ोर पड़ जाता है, हम और आप हिम्मत हार जाते हैं, तो भारत किस कदर नीचे चला जाएगा ये हम आप और आप कल्पना नहीं कर सकते। तीसरा कोट से, सब कुछ आपका हो सकता है, सब कुछ आपका हो सकता है, बस सब कुछ एक बार में ही आपका नहीं हो सकता, धीरे धीरे होता है। कोई भी चीज़ एक बार में आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हर असफलता से आपको सीखते हुए आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो कि संघर्ष ना किया हो। यदि ऐसा लोग होंगे भी, मान लो कोई अमीर घर में पैदा हुआ हो, लेकिन वो इस धरती पे यदि कुछ नहीं करता है तो उसे ये नहीं पता चलता है मैं दुनिया में कब आया और कब चला गया। बच्चों, ये हमको साबित करना है, जो भी परिस्थिति से अभी हम हैं उसको आगे बढ़ते रहना है। देखिए, सिर्फ हम अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकते, अपने बाल बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते, बल्कि हमें अपने देश के बारे में भी सोचना होगा और हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, बहुत सारे इस जीवन में आते हैं, बहुत कुछ अच्छा करके जाते हैं और उन्हीं का नाम होता है। यदि आप कुछ करके नहीं जाएंगे तो हम और आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, और जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमसे सवाल पूछेगा ऊपर वाला कि तुमको भेजा, तुमने क्या किया। तो मैं गर्व से कह सकूँगा कि आपने जो गरीब बच्चों को इस ज़मीन पे ला करके छोड़ा है उसके लिए मैंने प्रयास किया, बिल्कुल मोटिवेट करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। आप सोच लीजिए आपने क्या किया, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये है हमारे ईरा सिंघल जी, है ना। वर्ष 2014 में सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। ये शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी यूपीएससी की जनरल कैटेगरी में टॉप करने वाली देश की पहली प्रतिभागी बनी। बच्चों, इनके बारे में आप जानेंगे कि 2010 में यूपीएससी में 815वीं रैंक लाई थी, लेकिन विकलांग होने की वजह से उन्हें पोस्टिंग नहीं दिया गया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, फिर इन्होंने प्रयास किया और अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी के जनरल कैटेगरी में इन्होंने टॉप करके दिखाया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे देश की महिलाएं हैं जो कि इस तरह के काम कर सकते हैं। तो क्या आप और आप लोग जो है एनटीपीसी का एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते? बिल्कुल, आज के बाद से आप एक्सक्यूज़ देना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे बीच, आपके बीच ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं को न गिनाया, बल्कि वहाँ से उठ खड़े हुए और अपने आप को साबित करके दिखाया कि ऐसे ऐसे मोटिवेशनल और भी वीडियो आपको मिलेंगे। तो आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप हमसे जुड़े रहें और जल्द ही कुछ और भी बेहतर वीडियो आएगा। हम लोग भी आपके बीच के ही हैं, कहीं गलत हो गया हो बोलने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा।
चूँकि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि जो हमारा मिशन है आपको मोटिवेट करके आगे बढ़ाने का, वो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब बहुत ही आसानी वे में हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद।